वेलकम टू स्टोरी स्टोरी ओरिजिनल्स। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। और आज की कहानी है खराब मौसम में प्यार। उस रात वेदांत ज़रा देर से ऑफिस से निकला। 7:30 बजे की बस जो 8:15 तक उसे घर पहुँचा देती थी, आज जा चुकी थी। क्योंकि अब घड़ी में 8:45 हो रहे थे, तो वेदांत ने 8:55 की बस से घर जाना तय किया। इससे पहले कोई बस मिलने वाली थी भी नहीं। वैसे तो वो टैक्सी से घर जा सकता था, पर मंथ एंड में वेदांत के लिए ये एक फिजूल खर्ची थी, जिसे करने से वो बच रहा था। ऐसा नहीं था कि वेदांत कंजूस था, पर वो अपने पैसे को सही जगह खर्च करना पसंद करता था, जैसे PS5 गेम, प्ले स्टेशन खरीदना या उसे अपडेट करने के लिए एसेसरीज लेना। ऑफिस की सारी थकान इसी से तो कम होती थी। वेदांत बस स्टैंड पर खड़ा बार बार घड़ी देखता, फिर रास्ता। आसपास खड़े लोग भी उसकी तरह बस का इंतजार कर रहे थे, पर वेदांत से ज़्यादा जल्दी शायद ही किसी को होगी। घर जाके एक ऑनलाइन फ्रेंड के साथ डुअल जो खेलना था। 8:50 हो चुके थे और मैच का टाइम था 9:30। वेदांत सारी कैलकुलेशन बिठा चुका था कि किस स्पीड से जाए ताकि मैच से पहले अपने प्ले स्टेशन के सामने हो। हवा बहुत तेज चल रही है, लगता है मौसम खराब होने वाला है। बगल से आवाज़ आई। ये सुन वेदांत के हाथ की पकड़ उसके बीच फंसे छाते पर और कस गई। ये छाता जिसे न लाने के न जाने कितने जतन किए थे उसने सुबह, पर माँ भी डटी रही और छाता साथ भेजकर ही मानी। माँ, ये छाता क्यों ले रही हो? आज कहाँ मौसम खराब है? तुम्हारे पापा ने टीवी में देखा है, आज मौसम खराब होगा। चुपचाप छाता लेके जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कितनी बार कहा है, वो छोटा छाता ले लो जो मेरे बैग में आसानी से आ जाए। एक तो बिन मौसम छाता ले जाओ, ऊपर से ये इतना बड़ा है कि सबको अपने होने का सबूत देता रहता है। हम तो कहते हैं तुम्हारे पापा से, पर वो 3-3 छाते लाए हैं और तीनों एक ही साइज़ के हैं। पूछो तो कहते हैं छाता होने का फ़ायदा क्या, कि भरी बारिश में 2 लोग भीगने से न बच पाएँ। वो क्या कहते हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आजकल कोई शेयर नहीं करता माँ। लोग भीगना पसंद करते हैं, पर किसी और के छाते में बचना नहीं। अब जो भी हो, तुम छाता ले जा रहे हो बस। शाम को जब मौसम बिगड़ेगा ना, तो यही छाता बचाएगा। फिर बोलना माँ को थैंक यू, जैसे हर बार बोलते हो। माँ कहती तो ठीक है, हर बार जब मैं कुछ ना करने की ज़िद करता हूँ और माँ मुझसे ज़बरदस्ती वो करवाती है, तो माँ ही सही निकलती है। इसलिए अनमने मन से ही सही, मैं छाता लेके ऑफिस चला गया। पर ऑफिस में कितना मजाक उड़ाया सबने मेरा। मुझे थोड़ा और देर से ऑफिस से निकलना चाहिए था। जब भरी बारिश में छाता खोल के बाहर निकलता, तब उस आकाश को पता चलता कि मुझे गांधी बनने का शौक है या नहीं। और वो ईशा बड़ा मुझे पुराने ज़माने का बोल रही थी ना, इसी पुराने ज़माने के छाते के नीचे आने के लिए हाथ जोड़ती मुझसे। पर ये बारिश होगी भी या नहीं? तभी छन छन करती बूंदें वेदांत के ऊपर आ गिरी। वेदांत और बाकी सभी लोग बस स्टैंड के अंदर खिसक गए। आसपास के सब लोग भी बस स्टैंड के नीचे आके खड़े होने लगे। भीड़ से धक्का खाते खाते वेदांत बस स्टैंड के कोने पर आ चुका था, जहाँ बौछार उसके ऊपर पड़ने लगी थी। इसलिए उसने तुरंत बैग कांधे पर टांगा और छाता खोलने लगा। जैसे ही छाता खुल के उसके सर पर गया, वेदांत की नज़रें किसी पर ठहर गईं। लंबे घने बाल जो गीले होकर चेहरे से लिपट गए थे, गहरी काली आंखें जो रो नहीं रही थी पर फिर भी पानी से परेशान थी, कानों में सुंदर चांद वालियां जो खेतों में सरसों की तरह लहरा रही थी, माथे पर छोटी काली बिंदी और सफ़ेद सूट में जैसे कोई अप्सरा इस बारिश में पृथ्वी घूमने आई हो सकता है मैंने जो कहा उसका एक शब्द भी आपको सच न लगे, पर आज से पहले मोहब्बत की ऐश्वर्या के अलावा सफ़ेद रंग मुझे किसी पर इतना नहीं जचा। उस ईशा पे भी नहीं जिसे सब करीना की कॉपी कहते हैं। पर जो अब तक धुंधला दिख रहा था, साफ क्यों होता जा रहा है? वो मेरी तरफ ही आ रही थी और आकर मेरे छाते के नीचे खड़ी हो गई। अब बुरा ना मानो तो मैं आपका अम्ब्रेला शेयर कर सकती हूँ। वो बस स्टैंड के नीचे तो जगह ही नहीं है ना। ऑफ कोर्स, शेयरिंग इज केयरिंग यू नो। लड़की हंस पड़ी, साथ में मैं भी। फिर हम दोनों चुप हो गए, जैसे एक दूसरे का अजनबी होना याद आ गया हो। कुछ देर बाद वो फिर बोली, आप वेदर फोरकास्ट में है क्या? इतनी दूर में एक आप ही हैं जिसके पास अम्ब्रेला है। नहीं नहीं,
वो आज न्यूज़ में देखा था कि मौसम ख़राब होने वाला है, इसलिए अम्ब्रेला साथ में कैरी कर लिया। वैसे मुझ पे छोटा छाता भी है, पर छाता होने का फ़ायदा क्या कि भरी बारिश में 2 लोग भीगने से न बच सके। मैंने बिना आँखें मिलाए कहा, आपके ख़्याल तो बड़े अलग हैं, सब आपकी तरह नहीं सोचते। कुछ पल पहले मैं भी उन्हीं लोगों में से था। मैंने मन में सोचा। तो आप यहाँ काम करते हैं? लड़की ने पूछा। हाँ, मेरा ऑफिस यहीं पास में ही है, 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर। अच्छा, मेरा ऑफिस भी यहीं है। वो हिमालयन हाउस है ना, उसी में। आपका ऑफिस हिमालयन हाउस में है? मेरा रोड की दूसरी तरफ हाई राइज बिल्डिंग ऑफिस में। कितना अजीब है ना, हम आमने सामने ही काम करते हैं पर कभी नहीं टकराए। हमारे बीच 2 लेन रोड और 2 फुटपाथ जो थे। मैंने सर झुकाकर कहा। लड़की फिर हंस पड़ी। वैसे आई हूँ मेट्रो, बारिश में रिक्शा नहीं मिला तो सोचा आज बस से ही चली जाऊँ। मेट्रो स्टेशन तक पैदल जाती तो भीग जाती। भीगी तो अभी हूँ पर तब ज़्यादा भीग जाती, खुद को ऊपर से नीचे देखते हुए उसने कहा। तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने फ़ोन निकाल के पढ़ा तो लिखा था, टाइम देखा है क्या हुआ है। मैसेज मेरे दोस्त नवीन का था, जो इस भरी बारिश में घर के पास वाले बस स्टैंड पर मेरा इंतज़ार बस इसलिए कर रहा था कि मैं टाइम से डुएल के लिए पहुंच जाऊं, क्योंकि अगर मैं डुएल जीत जाता तो उसे 2 पिज़्ज़ा का प्रॉमिस जो किया था। पर घड़ी में क्या टाइम है देखने का टाइम किसके पास था। मैं तो इन मोहतरमा की आंखों में देख रहा था। तू घर जा, मैंने नवीन को मैसेज पर रिप्लाई किया, क्योंकि अब ना मुझे घर जाने की जल्दी थी और ना डुएल हारने की चिंता। मैं तो बस यहीं इस पल में रहना चाहता था। आपका बस नंबर क्या है? लड़की ने पूछा। 1919। 1919? पर वो तो निकल गई। वो हाँ, मैं कहीं और जा रहा था। वैसे आपका बस नंबर क्या है? मेरा 522। अरे, मुझे लोधी कॉलोनी में कुछ काम था तो मैं भी 522 का ही इंतज़ार कर रहा था। लोधी कॉलोनी? मुझे भी वहीं जाना है। आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? वहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर्स है ना, मेरा एक दोस्त वहीं रहता है। आज उससे मिलने का प्रॉमिस किया था, बहुत दिन से बोल रहा था मिलने को। मैंने आंखें चुराते हुए कहा, पर इस खराब मौसम में आप वापस घर कैसे जाएंगे? सोच रहा हूँ वहीं रुक जाऊँ। ओह नाइस, इट्स गुड टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, जो इतने खराब मौसम में भी अपना प्रॉमिस रख रहा है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मुस्कुरा के गर्दन झुका ली। मैं चाहता नहीं था पर शब्द हाँ झूठ अपने आप मेरे मुंह से निकल रहे थे। ओह, बस आ गई। मैंने गर्दन उठा के देखा तो 522 मेरे सामने खड़ी थी। लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और बस में चढ़ने लगी। इस पल मुझे होश कहाँ था कि बस में चढ़ने के लिए कितनी धक्का मुक्की हो रही है। मेरा तो सारा ध्यान उसकी कोमल हथेलियों में अटके मेरे हाथ पर था, जिनके बीच मेरा दिल भी जा फंसा था। जब होश आया तो हम बस में थे। ओह, कितनी भीड़ है। लग रहा था जैसे सबको इसी बस में चढ़ना है। उसने माथे से पानी की बूंदों को पोंछते हुए कहा। बस अब चल पड़ी थी, भीगती उदास सवारियों को पीछे छोड़ते हुए। इसलिए मुझे बस से सफ़र करना पसंद नहीं है। मेट्रो एक जाती है दूसरी आती है, बस में तो चढ़ने के लिए ऐसे जोर लगाते हैं जैसे यही आखिरी बस हो। चलिए, पीछे की सीट खाली दिख रही है, वहाँ बैठते हैं। वो आगे और मैं पीछे चल दिया। वहाँ पहुंचकर पता चला सीट पर खिड़की से पानी आ रहा था। हालांकि खिड़की बंद थी, पर दिल्ली बसेस का हाल तो आप जानते ही हैं। अब समझ आया इतनी भीड़ में ये सीट्स खाली क्यों हैं। सीट की तरफ देखते हुए उसने कहा, मेरे पर वो फिर हंस पड़ी। बस में धक्के लग रहे थे और हम दोनों का अनचाहा स्पर्श हो रहा था। वो असहज हो रही थी, लिहाजा मैं थोड़ा साइड होके खड़ा हो गया। अब हमारे बीच अजीब सी खामोशी थी। वो चुप थी, जैसे अंतर्मन में खुद से कह रही हो कि एक अजनबी से वो इतनी बातें कैसे कर सकती है। अगले स्टॉप पर एक महिला उतरी तो मैंने उसे बैठने को कहा और उसने मुझे। जब तक हम में से कोई बैठता, एक आदमी झट से बैठ गया। बैठना है तो बैठो, पहले आप में गाड़ी छूट जाती है, हंसते हुए उसने कहा। हम दोनों भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा गए। फिर उसने नज़रें खिड़की की तरफ मोड़ ली और खिड़की पर पड़ती बारिश की बूंदों को देखने लगी। और मैं उसे लोगों के बस में चढ़ने और उतरने का सिलसिला जारी था।
और हर बार हम एक दूसरे से थोड़ा और दूर होते जाते थे। भीड़ इतनी हो गई थी कि अब मुझे बस उसके दुपट्टे का एक सिरा दिख रहा था। मेरा सारा ध्यान जो उसके दुपट्टे पर था कंडक्टर पर तब गया जब उसने चिल्लाकर कहा, मूलचंद वाले आगे आ जाओ। मूलचंद? मैंने चिल्लाकर पूछा, बस लोधी कॉलोनी नहीं रुकी क्या? जिस पर खिसिया कर उसने कहा, लोधी कॉलोनी तो कब का पीछे रह गया, अब सोते रहोगे तो हम जाके उतारें क्या? उसका दुपट्टा अभी भी वहीं था, लिहाजा मैं भीड़ के बीच से होते हुए उसके पास पहुंचा, ये पूछने के लिए कि वो उतरी क्यों नहीं। पर जब मैं वहां पहुंचा तो वो थी ही नहीं, सिर्फ उसका दुपट्टा था। दुपट्टे को हाथ में लेकर मैं भी मूलचंद पर उतर गया और वहां से बस पकड़ वापस घर आ गया। रास्ते भर ये ख्याल कि वो कब उतरी और उतरने से पहले उसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। फिर दिल इन सवालों का जवाब भी देता, वो तुझे जानती ही कितना थी कि उतरने से पहले तुझे बताती या अलविदा कहती। शायद भीड़ में उसका दुपट्टा बस में ही रह गया हो। पर ये जवाब मुझे तसल्ली नहीं दे रहे थे, बल्कि सवालों को और बढ़ा रहे थे। उस रात मैं 11 बजे घर पहुंचा। अब बारिश कम हो चुकी थी। माँ गेट पर ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही सबसे पहला सवाल जो उसने किया वो मुझे फिर से उसकी यादों में ले गया। छाता कहाँ है? सुबह दिया तो था, देख तू कैसे भीग गया है। छाता ले जाने का क्या फ़ायदा हुआ? माँ को छाते की पड़ी थी। मैं तो उससे कई ज़्यादा कीमती सामान छोड़ आया था। मेरा दिल। अगले कई दिन मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। ऑफिस से जल्दी निकलने के बावजूद मैं घर देर से आता था। घंटों उसी बस स्टैंड पर बैठकर उसका इंतज़ार करता। अब तो मैंने मेट्रो से भी आना जाना शुरू कर दिया था, इस उम्मीद में कि क्या पता वो मुझे दिख जाए। नवीन को 2 की जगह 3 पिज़्ज़ा खिलाए ताकि वो 2 लेन 2 फुटपाथ पार जाके उसका पता कर सके। पर बिना नाम पहचान के किसी को ढूंढा जाए तो कैसे? उस बिल्डिंग में 22 ऑफिस हैं और लगभग 2000 लड़कियां काम करती हैं और हर किसी ने कभी ना कभी सफ़ेद सूट और चांद वालियाँ पहनी ही होंगी। कुछ को तो मैंने खुद देखा था, इसलिए सफ़ेद सूट और चांद वालियाँ ये पता काफ़ी नहीं था उसे ढूंढने के लिए। दिल बार बार मुझे कोसता कि तूने नाम क्यों नहीं पूछा, और मेरा अफसोस और बढ़ जाता। मैंने हार नहीं मानी। उसे ढूंढने की चाह हर दिन बढ़ती जा रही थी और 1 महीने 8 दिन 14 घंटे बाद वो मुझे फिर मिली। वही सफ़ेद सूट, पर कानों में चांद वालियाँ नहीं, झुमके थे। और इस बार मैंने सबसे पहले उसका नाम पूछा, जिस पर उसने कहा, स्वरा। ये कहानी इतनी सी। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी, किसी नए किस्से के साथ। तब तक खुश रहिए और सुनते रहिए स्टोरी स्टूडियो ओरिजिनल्स, कहानियाँ जो दिल छू जाएं।